एक कहानी पप्पू का स्कूटर, वो मैं आज आपको सुनाता हूँ। भगवान ने इंसान बनाए, वहीं कुछ नमूने भी बनाए हैं। आज मैं उन्हीं में से एक नमूने पुष्पेंद्र उर्फ पप्पू की कहानी आप लोग को सुना रहा हूँ। अपना पप्पू एक नंबर का फेंकू, झूठ बोलने में पारंगत था। ऐसा नहीं था कि पप्पू दिखने में भी पप्पू लगता हो, दिखने में तो खैर अच्छा खासा स्मार्ट लगता था, लेकिन झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाकर वह लोगों का भरपूर पकाता था। साथ ही थोड़ा उनका मनोरंजन भी कर देता था। फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और बड़े बड़े सपने देखा करता था। नीरजा उसकी क्लासमेट थी, जिसे हर वक्त वह इम्प्रेस करने के चक्कर में लगा रहता था। एक रोज़ खाली पीरियड में क्लास के लड़के और लड़कियां उसे घेर कर बैठे थे और हमारा पप्पू सभी का झूठे सच्चे किस्सों से मनोरंजन कर रहा था। बातों बातों में एवरेस्ट चढ़ाई की बात आई। भाई साहब बोले, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, मैं 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ चुका हूँ। इस पर नीरजा ने कहा, लेकिन न्यूज़ में तो इस विषय में कभी तुम्हारे बारे में सुना या पढ़ा नहीं। बस बस नीरजा, यही फ़र्क है मुझ में और तुम लोगों में। मैं पब्लिसिटी बिल्कुल नफ़रत करता हूँ। मैंने चैनल वालों को साफ मना कर दिया था, भाई मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। कृपया आप लोग मेरे विषय में न कुछ दिखाएं न कुछ छापें। एक छात्र ने पूछ लिया, पुष्पेंद्र तुम्हें कार चलानी तो आती होगी। ले, कार चलाना ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो हवाई जहाज़ तक उड़ा सकता हूँ। है ही क्या हवाई जहाज़ चलाने में, बस कार की तरह चलाओ और फिर एक लीवर ऊपर को कर दो, प्लेन उड़ने लगेगा। तो ऐसे थे हमारे पप्पू उर्फ पुष्पेंद्र। अब मैं आपको 6 साल आगे लिए चलता हूँ। पुष्पेंद्र का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। उसे गुस्सा था उस मैनेजर पर, जिसने इस चिलचिलाती गर्मी में इस खटारा स्कूटर पर दिल्ली से नोएडा ऑफिस के काम से भेजा था। स्कूटर कहीं भी रुककर खड़ा हो जाता था और उसे स्कूटर स्टार्ट करने के लिए 20 किक मारनी पड़ती थी। मन ही मन वह कहने लगा, लग रहा है मैनेजर का बच्चा इस स्कूटर को हड़प्पा की खुदाई से निकाल कर लाया है। वही हुआ। वापस आते समय एक जगह खटारा स्कूटर रुककर खड़ा हो गया और 50 किक मारने के बाद भी स्टार्ट नहीं हुआ। पुष्पेंद्र को किसी तरह खींच कर उस स्कूटर को मैकेनिक की दुकान तक लाया। मैकेनिक ने चेक करने के बाद कहा, मियाँ आपका स्कूटर का इंजन बैठ गया है, कल तक ठीक होगा। पुष्पेंद्र के पास कोई चारा नहीं था। बोला, ठीक है भाई, मैं कल आकर ले जाऊंगा। गर्मी और पसीने के कारण पुष्पेंद्र की बुरी हालत थी। उस पर बस स्टैंड के लिए उसे तकरीबन आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। किक मारने के कारण शर्ट के बीच का बटन टूट गया था, जिसमें से उसका पेट दर्शन दे रहा था। वह मन ही मन मैनेजर को गालियां दे रहा था और बस का इंतज़ार कर रहा था। तभी पुष्पेंद्र ने देखा एक चमचमाती हुई लग्जरी गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसमें से एक स्टाइलिश लेडी बाहर निकली। उसने गॉगल उतारते हुए पुष्पेंद्र को देखा। पुष्पेंद्र तुरंत उसे पहचान गया। अरे, यह तो नीरजा है। अगर इसने मुझे इस वेश में देख लिया तो कयामत आ जाएगी। शर्ट का बटन टूटा हुआ है, कपड़े भी निहायत मामूली पहने रखे हैं, इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। पुष्पेंद्र तुरंत पीछे मुड़कर दूसरी तरफ देखने लगा ताकि नीरजा की नज़र उस पर न पड़े। उसने हाथ में लिए हेलमेट को वहीं फेंक दिया ताकि नीरजा को पता न लगे कि भाई साहब स्कूटर पर थे। उसने सोचा,
सालों बाद नीरजा मिली है और वह इस वेश में है। उसका मन करने लगा कि धरती फट जाए और सीता की तरह वह उसमें समा जाए, लेकिन नीरजा तो उसी के कारण वहाँ पर आकर रुकी थी। अरे पुष्पेंद्र, तुम कैसे खड़े हो? क्या हुआ? पुष्पेंद्र चकरा गया। फिर उसने अपने आप को संयमित करते हुए उस पुराने पुष्पेंद्र को जगाया। नीरजा तुम? अरे कुछ नहीं, पिछली क्रॉसिंग पर मेरी कार खराब हो गई थी। उसी में मैकेनिक के यहाँ खड़ी करके कैब से दिल्ली जा रहा हूँ। अपना पेट छिपाते हुए उसने नीरजा से सफ़ेद झूठ बोला। और कोई चारा भी नहीं था। कहाँ वह चमचमाती गाड़ी से उतरी और वह उससे कहता मैं एक खटारा स्कूटर पर था, वह भी खराब हो गया, तो बात नहीं बनती। बस की लाइन में कैब का इंतजार? मैं समझी नहीं कुछ। चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो ना, मैं दिल्ली जा रही हूँ, तुम्हें वहीं ड्रॉप कर दूँगी। कुछ पल पुष्पेंद्र ने सोचा कि जाना चाहिए कि नहीं। कपड़ों से पसीने की बदबू आ रही है और एक बटन टूटने के कारण वह और भी कॉम्प्लेक्स में था। कहाँ नीरजा शानदार कपड़े पहने हुए एक लग्जरी गाड़ी से उतरी थी। उसने सोचा बस में जाने में ही भलाई है। उसने कहा नहीं नीरजा, मैं मैनेज कर लूँगा। अभी अपने ड्राइवर को फ़ोन घुमाता हूँ, दूसरी गाड़ी लेकर आ जाएगा। अरे चलो ना, रास्ते में कॉलेज की कुछ यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। पप्पू नीरजा के साथ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। अब अगर मना करता तो बिल्कुल अशिष्ट लगता, इसलिए वह उसके साथ कार में बैठ गया। तभी एक आदमी भागता हुआ आया और पप्पू के हाथ में उसका हेलमेट देते हुए बोला, भाई साहब ये हेलमेट वहाँ आपका गिर गया था। अरे इस हेलमेट से मेरे का मतलब? मैं तो जानता भी नहीं, पप्पू ने झेपते हुए कहा। अरे नहीं भाई साहब, मैंने साफ देखा था थोड़ी देर पहले आपने ये हेलमेट निकाल के ज़मीन पर फेंका था। वो आदमी तीव्रता से बोला था। अरे कमाल है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। मैंने कहा ना ये मेरा नहीं है। अजीब ज़बरदस्ती है, पप्पू ने झल्लाते हुए कहा। और फिर नीरजा से बोला, अरे नीरजा गाड़ी चला दो, पता नहीं ये कौन पागल है। हमारा पप्पू बहुत अधिक हीन भावना से ग्रस्त था। कार की पिछली सीट पर एक राजकुमारी सी बच्ची लेटी हुई थी जो अब जाग गई थी। तुम्हारी बेटी है? क्या नाम है इसका? इसका जवाब बच्ची ने ही दिया। माई नेम इज़ मिली। वाओ, नाइस नेम। नीरजा, कितने साल हो गए तुम्हारी मैरिज को? केवल 4 साल। पुष्पेंद्र के पास कंपनी का एक बैग था जो उसने पेट के आगे रख लिया था ताकि निकला हुआ पेट दिखाई न दे। नीरजा ने बैग पर कंपनी का नाम पढ़ते हुए कहा, अच्छा, क्या तुम पीटर एंड सन्स में काम करते हो? क्या काम करते हो? पुष्पेंद्र ने सोच लिया था कि नीरजा के सामने झूठ बोलने के अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। हाँ, मैं पीटर एंड सन्स में जनरल मैनेजर हूँ। वैसे तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? राजेश मेरे हस्बैंड, वो एक बिजनेसमैन है और मैं भी राजेश की कंपनी में डायरेक्टर हूँ, लेकिन साल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ही जाती हूँ। नीरजा बहुत अच्छी गाड़ी चला रही थी। कार में खामोशी हो गई थी। पुष्पेंद्र कॉलेज और उससे जुड़ी यादों में खो गया था। वह नीरजा को शुरू से ही पसंद करने लगा था और उससे बातें करना उसे काफ़ी अच्छा लगता था। पढ़ाई में वह दोनों सो थे। वह नीरजा को इम्प्रेस करने का एक भी चांस नहीं छोड़ता था। बेस्ट कपड़े पहनता था और उससे बातें करने और क्या मौका तलाश करता रहता था। नीरजा और भी लोगों से बात करती थी और पुष्पेंद्र तक ही सीमित नहीं थी। धीरे धीरे भाई साहब नीरजा से एक तरफा प्यार करने लगे। पुष्पेंद्र अक्सर नीरजा की खूबसूरती की तारीफ करता रहता था। नीरजा भी शिष्टाचारवश उसकी तारीफ कर देती थी। वह उसकी इन छोटी छोटी बातों को अपने लिए उसका प्यार समझने लगा। कॉलेज के वार्षिक उत्सव में दोनों ने पार्ट लिया और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों ने एक बार एक दूसरे को स्पर्धाओं में प्रथम आने के लिए बधाई दी।
कॉलेज के एक टूर में दोनों एक साथ गए और उन्होंने खूब मज़े किए। ऐसे ही 2 साल बीत गए, दोनों ही पास हो गए और उनकी पढ़ाई समाप्त होने का समय आ गया। एक दिन पुष्पेंद्र ने नीरजा से पूछा, नीरजा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना। दोस्ती समझते हो या उससे और भी कुछ अधिक? बस बस दोस्त, इससे अधिक और कुछ नहीं। लेकिन नीरजा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। देखो पुष्पेंद्र, जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार मैं अपने मम्मी पापा को पहले ही दे चुकी हूँ और मैं प्यार मोहब्बत में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। मेरे लिए जो भी निर्णय मेरे मम्मी पापा लेंगे वह ठीक ही रहेगा। नीरजा, क्या तुम समझती हो कि अनजाना सा आदमी तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें वह प्यार दे सकता है जो मैं तुम्हें दूंगा? नीरजा, मैं तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूंगा। मेरा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। बस 1-2 साल में मेरे पास वह तमाम सुख सुविधाएं होंगी जिसकी किसी को कल्पना होती है। देखो, मुझसे ऐसी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। तुम मेरी फैमिली से बात कर लो। अगर वह तुम्हें मेरे लायक समझते हैं तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं होगा। ठीक है, तो संडे को मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ और उनसे तुम्हारा हाथ मांग लेता हूँ। मुझे अपने पर पूरा विश्वास है, तुम्हारे पापा मुझसे ना नहीं कह सकते। कहने को तो उसने नीरजा से बड़ी बड़ी बातें कर दी, पर भविष्य का उसे कुछ पता नहीं था। संडे के रोज पुष्पेंद्र नीरजा के घर गया। घर बड़ा ही शानदार था। नीरजा के पापा क्लास 1 ऑफिसर थे। उन्होंने अपनी रौबीली आवाज़ में पुष्पेंद्र से पूछा, हाँ तो मिस्टर पुष्पेंद्र, तुम्हारे पापा सेक्शन ऑफिसर हैं और तुमने पढ़ाई पूरी कर ली है। अब तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? बस अंकल, अब बढ़िया सी नौकरी करूँगा और सारी सुख सुविधाएं पैदा करूँगा ताकि मेरे होने वाली बीवी को कोई असुविधा ना हो। मतलब यह कि अभी तक तुम कुछ कमाते नहीं हो। ठीक है, जब तुम इस लायक हो जाओ, सारी सुख सुविधाएं जुटा लो, तब आना नीरजा का हाथ मांगने। तुम्हें पता नहीं है कि नौकरियां मिलना इतना आसान नहीं है। नौकरी पेड़ पर लगा हुआ कोई फल नहीं है मिस्टर, जो तुम हाथ बढ़ाकर तोड़ लोगे। नीरजा के पापा ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। तो इतना ही मुश्किल भी नहीं है अंकल। अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ, देखने में स्मार्ट लगता हूँ, अच्छी नौकरी तो मिल ही जाएगी। ठीक है, जब मिल जाएगी तब आना। अभी मैं तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकता। एक बेरोजगार के हाथ में मैं अपनी लड़की का हाथ कैसे दे दूं? अंकल ने फटकारते हुए कहा। पुष्पेंद्र को बढ़ चढ़ कर बोलने की आदत तो थी ही। देखिएगा अंकल, एक दिन आप और नीरजा पछताएंगे। मुझे मालूम है कि मैं बहुत जल्दी बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ। धन दौलत, गाड़ियाँ, नौकर चाकर सब होंगे मेरे पास। तब आप लोगों को बहुत अफसोस होगा कि आपने आया हुआ मौका अपने हाथ से गंवा दिया। एक असफल जौहरी की तरह आप मुझ जैसे हीरे को पहचानने में गलती कर रहे हैं। नीरजा के पापा ने कहा, फिलहाल तो मुझे तुमसे बात करते हुए अफसोस हो रहा है। अब तुम जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। आज वह सोच रहा था कि इतनी कितनी बढ़ चढ़ कर बातें उसने नीरजा के पापा और नीरजा से की थी और हकीकत में कुछ भी नहीं कर पाया था। पीटर एंड सन्स में मामूली सी नौकरी करता था और कहाँ नीरजा इतनी शानदार और लग्जरी लाइफ जी रही थी। पुरानी बातों को सोचकर उसे हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था। काफ़ी देर बाद दोनों कॉलेज के किस्से शेयर करते रहे, हंसते रहे। पीछे से मिली की आवाज़ आई, मम्मा बिस्कुट दे दो, भूख लग रही है। मम्मा बिस्कुट यूएस वाले देना। ठीक है बेटा, वही यूएस वाले बिस्किट ही दूंगी तुम्हें। नीरजा ने गाड़ी के डैशबोर्ड से खोलकर बिस्कुट का एक पैकेट निकाला और पीछे मिली को दे दिया। उसने एक पैकेट पुष्पेंद्र को भी दिया। अरे वाह,
यूएस के बिस्कुट मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। मैं जब भी यूएस जाता हूँ तो ढेर सारे बिस्कुट लेकर आता हूँ। पुष्पेंद्र अपनी फेंकने की आदत से बाज नहीं आया और यूएस को बीच में ले आया। अच्छा, तो तुम विदेश जाते रहते हो? हाँ नीरजा, विदेश जाना तो लगा ही रहता है। बस यह समझ लो नीरजा की साल में 4-5 महीने तो विदेश में रहना ही पड़ता है। नीरजा समझ गई कि पुष्पेंद्र झूठ बोल रहा है। वह अपनी हंसी को बमुश्किल रोक पाई। सीरियस होते हुए बोली, अच्छा, तो तुम कंपनी की तरफ से जाते रहते हो? कंपनी की तरफ से तो एक आध बार। वैसे तो मैं अपने पैसों से अपने आप ही जाता हूँ। बस यह है कि विदेश जाने में 2 दिन तक पैरों में चींटियाँ सी काटने लगती हैं। चींटियाँ सी? चींटियाँ सी क्यों काटने लगती हैं भला? अरे वही, जेट लैग के कारण लेग में जेट हो जाता है। क्यों, तुम्हें नहीं होता क्या जेट लैग? अनभिज्ञ पुष्कर ने पूछा। नीरजा तुरंत भाग गई पप्पू की इसलिए इस बार वह अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाई और जोर से हंसी। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है पुष्पेंद्र। यह वह बंदा कह रहा था जिसने शायद अभी तक एयरपोर्ट को ठीक से नहीं देखा था। नीरजा पप्पू को और बेवकूफ़ बनाते हुए बोली, अच्छा, तुम वहाँ पर रुकते तो 5 स्टार होटल में ही होगे ना? हाँ नीरजा, तुम तो मेरा रहन सहन जानती हो। 5 स्टार होटल से तो कम काम चलता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, वो तो मैं सब जानती हूँ। और तुम्हारी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। अरे नहीं नीरजा, वैसे तो कंपनी बहुत बड़ी है लेकिन पैसा देने के मामले में साले भिखारी हैं। नीरजा टॉपिक बदलते हुए बोली, वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई क्या? हाँ नीरजा, करनी ही पड़ी क्योंकि तुम लोगों के नसीब में तो मैं था नहीं। पुष्पेंद्र ने ऐसे कहा जैसे नीरजा के हाथ से कोई अनमोल मोती खो गया हो। बातें करते करते दिल्ली आ गया। पुष्पेंद्र नीरजा को अपना घर नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए बोला, नीरजा बस मुझे यहीं उतार दो। मुझे इस मार्केट में, सामने वाले मार्केट में कुछ काम है, मैं सामान लेकर निकल जाऊंगा। ठीक है पुष्पेंद्र, सालों बाद तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड रख लो, कभी मन करे तो बात ज़रूर कर लेना। अरे हाँ, कभी समय मिले तो अपनी फैमिली के साथ में मेरे घर ज़रूर आना। ठीक है नीरजा, ज़रूर आऊँगा। मैं फ़ोन करूँगा, मोबाइल पर मेरा फ़ोन नंबर आ जाएगा। तुम्हारा भी जब इच्छा करे मुझसे बात कर लेना। कहते हुए पुष्पेंद्र अपनी गाड़ी से नीचे उतर गया। ओके पुष्पेंद्र, गुड बाय। ओके सी यू। और मन ही मन बोला, भगवान ने आज मुझे बचा लिया। नीरजा को लग रहा होगा कि सच में उसने एक अनमोल रत्न खो दिया है। कार से उतरकर उसने विजिटिंग कार्ड देखा तो उसे बहुत तगड़ा झटका लगा। कार्ड पर लिखा था, नीरजा गुप्ता, डायरेक्टर, पीटर एंड सन्स।